Today we shall see a very interesting and important article of physics, work, energy and power। और आज हम लोग देखेंगे उसका पहला हिस्सा, व्हाट इज वर्क। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा और मोटा करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको थोड़ा बहुत मालूम है क्योंकि ये चैप्टर क्लास 10 में था। थोड़ा बहुत क्या, काफी कुछ मालूम होगा, लेकिन उसमें छोटे छोटे माइनर मिसकंसेप्शंस होते हैं और सारा मिसकंसेप्शन को कवर करते हुए हम लोग आगे निकलेंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो पहले देखेंगे वर्क इज said to be done by a force। कोई फोर्स ही वर्क कर सकता है। वर्क इज said to be done by a force if the point of application of force is displaced। पहला मिसकंसेप्शन क्या है, लिखते हैं डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नो, नॉट नेसेसरली डिस्प्लेस्ड। अकॉर्डिंगली हम लोग अभी इसको कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ले लेंगे। विल सी वर्क डन बाय ए फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स। तो कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स वर्क किया कब कहेंगे। मैं कोशिश करता हूँ, पहला आर्टिकल है तो धीरे धीरे पढ़ाने के लिए आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करो, समझो, जहां तकलीफ होगा पूछो उसको। ठीक है, इस क्लासेस आर लाइव। अगर क्लासेस इंटरेक्टिव नहीं होते हैं, इट इज बेटर टू वॉच द वीडियो व्हाई टू जॉइन द क्लास, है कि नहीं। अच्छा, तो कोई फोर्स के चलते कुछ वर्क हुआ है कब कहेंगे, जब वो फोर्स जहां पे अप्लाई कर रहा है उस पॉइंट को डिस्प्लेस कर पा रहा है। आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स। Suppose here is a wall and a man is standing here and he is pushing the wall. When he is pushing the wall, wall is obviously not moving. So you will say work done is equal to 0. Okay. Secondly, I take one more example. Suppose this surface is absolutely smooth. With this pen, I push this surface. When I push, I apply some force, and with that force, you find this board is not moving, but the pen is slipping on it. पेन स्लाइड कर जा रहा है, मतलब जिस पॉइंट में फोर्स आ रहा था वो पॉइंट मूव नहीं कर पाया, वो अपनी जगह रह गया, पेन फिसल गया। नो वर्क इज डन ऑन द बोर्ड। वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड। नहीं तो कोई वर्क नहीं हुआ। समझ में आया। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी ड्यू टू द फोर्स। ये जरूरी नहीं है जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी ड्यू टू द फोर्स, ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक को मान लेते हैं कि इधर से कोई एक फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का, और यहाँ पर कोई एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। ये ब्लॉक मूव करेगा बट नॉट ड्यू टू 20 न्यूटन, इट इज ड्यू टू 100 न्यूटन। लेकिन दोनों ही केस में जैसे ये ब्लॉक मूव करने लगेगा, दोनों ही फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस भी मूव करने लगेंगे। सो वर्क इज सेड टू बी डन बाय बोथ द फोर्सेस। दोनों फोर्स वर्क किया। अब बोलोगे उसी फोर्स के लिए नहीं गया, इसके लिए गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस पॉइंट में फोर्स आ रहा है वो पॉइंट मूव कर गया तो वर्क हो गया। जैसे ये पेन का अपना वेट है, अगर मैं इसको नीचे लाया तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ था। कहां पे आ रहा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आ रहा था। सो वर्क इज डन बाय ग्रेविटी। अगर ये पेन को मैं ऊपर लिया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए नहीं गया, मेरा फोर्स के लिए गया, बट स्टिल वर्क इज डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अच्छा, वर्क इज सेड टू बी डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चीज अगर हमें समझ में आया, पॉइंट नंबर 2। अब जब कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आ रहा है, फोर्स दो किस्म का हो सकता है।
इट मे बी ए कांस्टेंट फोर्स, इट मे बी ए वेरिएबल फोर्स। अगेन जो वेरिएबल फोर्स है वो फिर दो किस्म का हो सकता है कि वो समय के साथ बदल रहा है या फिर पोजीशन के साथ बदल रहा है ना। सपोज हम कोई एक ब्लॉक को ढकेलते हुए ले जा रहे हैं, कुछ समय के बाद हम थक गए, हमारा फोर्स कम हो गया, सो माय फोर्स इज चेंजिंग विथ टाइम। ये भी हो सकता है कि एक चार्ज रखा था, दूसरा चार्ज उसके बगल में छोड़ दिए और रिपेल किया, जैसे जैसे दूर जाने लगा वो फोर्स घटने लगा, मतलब डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ द बॉडी द फोर्स इज चेंजिंग। सो वेरिएबल फोर्स दो रीजन से हो सकता है, इफ इट चेंजिंग विथ टाइम और इफ इट चेंजिंग विथ पोजीशन और कांस्टेंट फोर्स। ऐसे करके तीन किस्म की फोर्स हमारे सामने आएंगे। ये सारे फोर्सेस के चलते क्या क्या वर्क होगा हम लोग बारीकी से देखेंगे। टुडे वी शैल सी वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, work done by a constant force is given by W is equal to F dot S, जिसमें ये क्या हो गया यूनिट, न्यूटन इंटू मीटर, जिसको हम लोग कहेंगे जूल्स। ठीक है, न्यूटन मीटर को कहते हैं जूल्स। एमकेएस यूनिट हो गया जूल, सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, आपको मालूम होगा है ना, सीजीएस यूनिट होता है अर्ग एंड 1 जूल इज 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये सब बचपन वाली पढ़ाई है, ये सब आप लोग जानते हो है ना, इसको नहीं बताएंगे। अब इसमें जो F डॉट एस लिखे, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इज गिवन बाय F डॉट एस, इसमें एस क्या है, where S is displacement of point of application of फोर्स। जिस पॉइंट में फोर्स आ रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सपांड करता हूं और समझ में आ रहा है W क्या है, W ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। आपको क्या लग रहा है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट द आउटकम इज स्केलर, तो हम कहेंगे वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इट इज F डॉट एस, यूनिट हो गया जूल्स। अगर हम डॉट प्रोडक्ट की रूल्स को फॉलो करें, इट इज F S cos थीटा, F का मैग्नीट्यूड S का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, जिसमें थीटा क्या है भैया, थीटा क्या है आपको मालूम होगा, बताइए क्या है थीटा? एंगल बिटवीन F एंड S। कोई नहीं बता रहा है, एंगल बिटवीन F एंड S समझ में आ रहा है क्या? तो वर्क के लिए हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला अभी तक देखें। वर्क डन बाय ए फोर्स इज F डॉट S which is given by Fs cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन F एंड S। अब आप निकालेंगे जब cos थीटा, थीटा का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव है का मतलब हुआ, तो ये अगर पॉजिटिव हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वर्क इज डन बाय द फोर्स। इट इंप्लाइज दैट वर्क इज डन बाय द फोर्स। और अगर नेगेटिव हुआ तो हम कहेंगे वर्क इज डन, इट इंप्लाइज वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स, मतलब फोर्स जिधर लेना चाहता है उसका उल्टा चल रहा है, अगेंस्ट दी फोर्स। ठीक है, बट F डॉट एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स इज F डॉट एस। हाँ, अगर पॉजिटिव आया तो हम कहें हाँ सचमुच वर्क इज डन बाय द फोर्स। सपोज F डॉट एस निकाले और उसका वैल्यू निकला -20 जूल्स, मतलब आप कहोगे वर्क डन बाय फोर्स इज -20 जूल्स और वर्क डन अगेंस्ट फोर्स इज 20 जूल्स। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये हो गया चीज। अगर ये छोटा सा चीज आपको समझ में आया, खाली बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए आई वांट टू गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा केस लेते हैं।
सपोज हम कहेंगे, कुछ क्वेश्चन साथ साथ करते हैं तो ठीक रहेगा। सपोज हम कहेंगे ए फोर्स F is equal to 3ik plus 2jk Newton displaces a body from कोई एक कोऑर्डिनेट दे देते हैं 2 3 to 7 4 ऐसा। Find work done by force. Assume coordinates are in meter. Assume coordinates are in meter. कितना सिंपल क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। कोई एक फोर्स किसी एक बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया यहां से यहां तक। पहले हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कोई एक पॉइंट x1 y1 से कोई दूसरा पॉइंट x2 y2 तक किसी बॉडी को अगर ले लिया जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट कितना होगा? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है तो ये डिस्टेंस x1 है, और ये पॉइंट अगर x2 y2 है तो ये पूरा डिस्टेंस x2 है। तो यहां से यहां तक हुआ x1, यहां से यहां तक हुआ x2। सिमिलरली आप कहोगे ये डिस्टेंस कितना हो गया? देखो तो इट इज x2 माइनस x1। क्या वैसे ही आप लोग सीधे सीधे बता सकते हो ये कितना होगा? y2 माइनस y1। यस, सबको समझ में आ रहा है। तो बस ये मैं बताने के लिए बोल रहा था, कोई एक वेक्टर है जिसका x कंपोनेंट मालूम है, y कंपोनेंट मालूम है, तो आप क्या कहेंगे? द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? x कंपोनेंट इज x2 माइनस x1 ik प्लस y2 माइनस y1 jk। क्या ये चीजें समझ में आया? यस। तो यहाँ पर x1 y1 क्या है? 2 3, यहां से लिया गया यहां तक। x2 y2 क्या है? 7 4। तो क्या मेरी मदद कर सकते हो? इट इज 7 माइनस 2 ik प्लस 4 माइनस 3 j। यस यस यस, आपको समझ में आ रहा है। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 5 ik प्लस 1 jk। ये हो गई हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और क्या दिया है? और दिया है फोर्स। डिस्प्लेसमेंट पता चल गया है, फोर्स पता करना है। फोर्स कितना है? फोर्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना है? 3ik प्लस 2jk। ये मीटर में था, ये न्यूटन में था। पूछा है वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स। फॉर्मूला क्या है? एक ही तो फॉर्मूला है सर, कोई दूसरा तो है नहीं। और F डॉट S निकालना आपको आता है। अगर A1ik प्लस A2jk के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं B1ik प्लस B2jk, तो कितना होगा? कितना होगा? A1ik प्लस A2jk डॉट प्रोडक्ट करेंगे विथ B1ik प्लस B2jk, तो कितना होगा? डॉट प्रोडक्ट भूल गए क्या? इट वाज कमिंग आउट टू बी A1 B1 प्लस A2 B2। याद है कि भूल गए? अब भूलते रहोगे तो कैसे करोगे? तो देखो ये चीज तो हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा इसको स्विच करते हैं तो ताकि मैं आपको बता पाऊँ। भूल जाते हो आप लोग, और मुझे मालूम है कि ऑनलाइन क्लास में कितना याद रख पाएंगे, है ना? चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये भी मालूम है, क्या मालूम है? कि ये तो देख लेते। दूसरा हुआ अगर A है A1 ik प्लस A2 jk, B है B1 ik प्लस B2 jk, तो A डॉट B क्या होता था? कोई बताए? इट वाज A1 B1 प्लस A2 B2
बचपन में जब वेक्टर पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो क्या बता सकते हो एफ डॉट एस क्या होगा? एफ दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, इट इज 3 into 5 प्लस 2 into 1 इज 17 जूल्स। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक, हियर इज ए ब्लॉक ऑफ मास से 4 kg, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक फोर्स ऐसे लग रहा है इसके ऊपर, चलो मानते हैं कि इट इज 60 न्यूटन, आई कॉल इट F1। यहां से कोई फोर्स आ रहा है, आई कॉल इट 10 न्यूटन। ये किसी एक रफ फ्लोर पे रखा है जहां पर म्यू का वैल्यू दिया है 0.5। तो ये ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा? ये ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा? चलो पहले देखते हैं कि हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। क्या मुझे कोई बता सकता है इस ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो कितने टो फोर्स इसके ऊपर आ रहा होगा? हाउ मेनी फोर्सेस? ये 1, ये 2, इसका वेट 3, एक नॉर्मल रिएक्शन 4, एक फ्रिक्शनल फोर्स 5 फोर्स आ रहे हैं, 5 फोर्सेस आर एक्टिंग। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर shown the block was displaced over 5 meter. Find work done by each force एक्टिंग ऑन इट। इसके ऊपर जितना थे फोर्स आ रहे हैं उनके चलते कितना वर्क हो रहा है आपको बताना है, एक्टिंग ऑन इट। ऑल्सो फाइंड टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। सारा फोर्स मिलके टोटल कितना वर्क हुआ। ये टोटल वर्क डन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका यूटिलिटी यूज आपको बाद में पता चलेगा। द टोटल वर्क डन विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बाद में पढ़ेंगे। इसलिए हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, जितने सारे फोर्स आ रहे हैं सारे फोर्सेस के चलते क्या क्या वर्क हो रहा है और बताओ टोटल वर्क कितना हो रहा है। पर ध्यान रखना मैं क्वेश्चन में क्या लिखा हूँ, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट है। वार्डन बाय पूछा गया है, ये बाय वाला चीज इंपॉर्टेंट है। वार्डन बाय ईच फोर्स पूछा है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम कर लेते हैं और देखते हैं कि कितने फोर्स आ रहा है। फोर्स आ रहे हैं, एक ऐसा है तो इसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो फोर्सेस कुछ ऐसे हैं। इसका वेट है 4g, एक नॉर्मल रिएक्शन है और ये भी इक्वल टू 4g होगा। और इधर से ज्यादा फोर्स है F1 जिसको आप कहोगे 60 न्यूटन, इधर से कम फोर्स है F2 एंड दैट F2 इज 10 न्यूटन। और फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर किधर को होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि इधर फिसलने वाला है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या हमें सारा फोर्स मालूम है? हाँ ये दिया 4g है। और R कितना होगा, सॉल्यूशन में लिख देंगे। R कितना होगा, R is same as 4g, है कि नहीं? क्योंकि ब्लॉक विल स्लाइड ऑन द फ्लोर, द ब्लॉक इज नॉट मूविंग वर्टिकली, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में तो 0 होना है। R हो गया दिस। और फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा भैया? फ्रिक्शनल फोर्स इट इज म्यू इनटू R, क्योंकि ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। म्यू कितना है 0.5 into 40 is equal to 20 न्यूटन। ये हमें पांचों फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अभी मालूम है। वर्क डन बाय ईच फोर्स हम निकालना चाहते हैं।
ठीक, वर्क डन बाई ईच फोर्स हम निकालना चाहते हैं, तो थोड़ा इसको दूसरे पेज में ले लेते हैं ताकि विल कंटिन्यू विथ वर्क डन बाय ईच फोर्स। वर्क डन बाय ईच फोर्स हमें पता करना है। आई एम ट्राइंग टू गो स्लो बिकॉज दिस इज टुडेज बिगिनिंग एन इंपॉर्टेंट क्लास, और इस चैप्टर में ढेर सारे मिसकंसेप्शन आते हैं। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे मिसकंसेप्शन आते हैं। तो ये हो गए सारे फोर्स। नाउ आई वांट टू नो वर्क डन बाय ईच फोर्स। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एफ डॉट एस मतलब एफ एस कॉस थीटा। चलिए लिखते हैं, वर्क डन बाय F1 कितना होगा, एफ एस कॉस थीटा 60। कितना डिस्प्लेस किया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, इट वाज डिस्प्लेस्ड बाय 5 मीटर, है ना, ये 5 मीटर डिस्प्लेस कर दिया गया था। अच्छा, तो 60 वर्क डन बाय F1 क्या होगा, 60 इंटू 5 इंटू कॉस थीटा। कोई बताएगा व्हाट इज थीटा हियर? थीटा क्या था, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और ये बॉडी कैसे जाने वाला है, ऑब्वियसली देख के ही समझ में आ रहा है कि इधर से अगर ज्यादा फोर्स है, दिस बॉडी इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स, गोइंग टू मूव टुवर्ड्स राइट। ये अगर राइट में मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा है। अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा जा रहा है 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में क्या एंगल हुआ, 0। हाँ, कितना आया, 300 जूल्स पॉजिटिव आया। क्या मतलब, यस, सचमुच वर्क इज डन बाय F1, है ना। अच्छा, वर्क डन बाय F2, वर्क डन बाय F2 कितना है, F2 तो 10 न्यूटन का है, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, ये पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 5 मीटर। क्या है एंगल, कोई बताएगा थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा क्या है, 180 एंड cos 180 होता है -1, so it is coming out to be -50 joules. Work done by F2 is -50 joules. What it means, work is done against F2 कितना, how much work is done against F2, you say it is 50 joules. Work done by F2 कितना हुआ, -50 joules. अच्छा, work done by 4G, 4G है वेट, तो आप क्या कहोगे, इट इज 4G इंटू 5, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कितना मूव किया है, वो भी 5 मीटर गया है, इंटू कॉस, व्हाट इज द एंगल टू बी टेकन हियर, फोर्स कैसा है, ऐसा, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ऐसा, एंगल हो गया 90, कॉस 90 0। कोई वर्क नहीं किया, नो वर्क इज डन बाय द वेट ऑफ द बॉडी। समझ में आ रहा है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन बाय आर कितना होगा, आर का वैल्यू भी तो 4G है, इंटू 5 है, इंटू कॉस आर और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल हो रहा है, 5 एंगल हो रहा है 90, वर्क डन कितना हुआ 0। ओहो, सारा चीज निकल गया। एक चीज बाकी रह गया, क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हमें निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, व्हाट विल बी वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हमें निकालना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स कितना था, ये कुछ निकाले थे हम लोग, यस 20 न्यूटन था। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कहां आ रहा था, लोएस्ट पॉइंट में, लोएस्ट पॉइंट कितना मूव किया, 5 मीटर। अच्छा, तो व्हाट इज कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, 180, तो क्या हो गया -100 जूल। तो आप क्या कहोगे, वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि नेगेटिव आया है, नेगेटिव आने से हम कहते हैं वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, पॉजिटिव आने से वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फिर क्या पूछा है, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन पता करना है, टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी, टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक कितना हो जाएगा, सारा वर्क को जोड़ दो, 300
300 माइनस 50, फिर ये 0 0 तो गए माइनस 100, so it is coming out to be 150 joules. Total work done on the body on the block is 150 joules. Work is scalar quantity. Simply ऐड कर दो। समझ में आ गया क्या? यस यस यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक फ्लोर पे ऐसे रखा हुआ है और इस ब्लॉक का से दिया है कि मास कुछ m है और इस ब्लॉक को कोई एक फोर्स ऐसे खींच रहा है। कितना फोर्स है? चलो इसको कहते हैं 20 न्यूटन का फोर्स है। द फोर्स इज ऑफ 20 न्यूटन। F इज 20 न्यूटन। कैसे खींच रहा है? ऐसे खींच रहा है कि दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब ये ब्लॉक को खींचने के कारण ये आगे निकल गया। कितना दूर से? 8 मीटर। फाइंड वर्क डन बाय F in pulling the block over 8 meter. Pulling the block over 8 meter. What is the work done by the force? ये जो फोर्स है उसके चलते कितना वर्क हुआ? When the block moves by 8 meter. हाँ ये चीज है। सिंपल है। सॉल्यूशन कहता है सीधे सीधे the work is F dot S और it is F S cos theta, where F का वैल्यू है 20 न्यूटन, S कितना है 8 मीटर, cos थीटा, थीटा क्या है? What is theta here? The angle between force and displacement. ये है डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं क्योंकि F डॉट S में S क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये पॉइंट किधर गया? 8 मीटर गया है इधर को, तो ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में क्या एंगल है? 60 डिग्री। सो cos 60 and cos 60 is 1/2, so it is coming out to be 80 joules। है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जान लो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कहीं भी, नाइदर इन योर स्कूल नॉर इन एनी एंट्रेंस। मैं तो बिगिनिंग कर रहा हूँ इसीलिए फाउंडेशन से जा रहा हूँ। क्या मालूम ऑनलाइन क्लास में क्लास 10 में कुछ पढ़े नहीं पढ़े हो। ठीक है, धीरे धीरे हमारे चीज पे आएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये सब चीजें आपको समझ में आने लगे हैं। अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक डंडा किसी एक फ्लोर पे पड़ा हुआ था। हियर इज ए डंडा lying on a floor, on a smooth horizontal floor और rough horizontal floor। ये डंडा rough horizontal floor पे था और इस डंडे को मैंने क्या किया? एक फोर्स लगा के पुश कर दिया। जब मैं पुश कर दिया, अगर शायद बीच से पुश किया होता तो ये डंडा कुछ ऐसे चला गया होता, लेकिन साइड से किया हूं तो कुछ समय के बाद इस डंडा को हम इस पोजीशन में पाए, है कि नहीं? क्योंकि इसको इसे पुश करेंगे तो इसे निकल जाएगा। अब क्या है दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हर एक पॉइंट का क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस एंड इज S1 और सेंटर ऑफ मास इज S2 एंड अलग अलग पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है। ठीक है, S4, ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट S5 और हमें मालूम है कि वर्क डन इज F डॉट S। क्वेश्चन क्या है? In figure shown, the bar AB was pushed on a horizontal floor from position 1 to position 2. Work done by
F0 is F dot S where S is डैश। S क्या है आपको बताना। ये कोई एक बार है AB जिसको आप पोजीशन 1 से पुश करके पोजीशन 2 में ले गए हो। पूछा गया है कि बताओ जब ये बार को पोजीशन 1 से 2 तक पुश करके लिया गया व्हाट इज द वर्क डन बाय F0, ऐसे आपको पूछा गया है। अब जानते हो फॉर्मूला F डॉट S कौन सा है, व्हिच S इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। हम अपनी फॉर्मूले पे डेफिनेशन पे वापस चलते हैं। यहाँ पे शुरू होता है इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसको स्कूल बुक में इंपोर्टेंस नहीं दिया जाता है। S क्या था, व्हाट वाज S, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है कि नहीं। कौन सा पॉइंट में फोर्स दिया गया है, ये पार्ट का सिग्निफिकेंस को भूलना मत। इसको मिस करने वाले बहुत लंबे चौड़े तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई हैव सीन हाउ फिटली सॉल्यूशंस आर कमिंग। वो ये चीज को इंपोर्टेंस नहीं देते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत सारा लंबा चौड़ा तरीके से करते हैं। अदरवाइज थिंग्स शुड हैव बीन वेरी इजी। मैं देखा हूं काफी क्वेश्चन सुनता वो सॉल्व ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वर्डन होगा वो क्या होगा, S क्या होगा बताओ, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है S3, सो यू से इट इज S3। क्या सबको समझ में आया? यस यस। चलिए अगर समझ में आया अगला क्वेश्चन को आप बनाना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन, when a man is walking the frictional force when a man is walking over certain distance कितना सिंपल क्वेश्चन है। Work is done by frictional force by or against frictional force, है कोई बताने वाला। जब कोई आदमी चल रहा है वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, ये बताना है आपको। समझ में आ रहा है? जब कोई आदमी चल रहा है तो ऑब्वियसली आगे ही चल रहा होगा, तो वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। हम जानते हैं कि अगर फोर्स के डायरेक्शन में जाएंगे तो वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा दी वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स यार? फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में जो आदमी चल रहा है, आगे की तरफ है, आदमी भी आगे की तरफ चल रहा है, तो क्या कहोगे वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। यहीं पे सोचने वाली चीज है, बाय और अगेंस्ट सोचो। कोई बताएगा क्या? इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। बाय और अगेंस्ट? बाय फ्रिक्शनल फोर्स। आपको ऐसे क्यों लगा? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ है, आदमी भी आगे की तरफ जा रहा है, तो ये तो फ्रिक्शनल वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पीछे की तरफ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पीछे की तरफ है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर रहा है क्या तुम जब चल रहे हो? लेट मी एक्सप्लेन बालकृष्ण, यू आर थिंकिंग वेरी नाइसली, लेट मी एक्सप्लेन। सोचो जब हम चल रहे हैं, ये है हम और हम जब चल रहे हैं, अच्छा ये है हम जब चल रहे हैं ऐसे आगे की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पांव पे किधर को है, यू नो द फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड। और जब हम आगे गए वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। पूछे वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड। देखो जब तक पांव जमीन पे था फ्रिक्शनल फोर्स वाज देयर, लेकिन पांव मूव नहीं किया था। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव किया क्या? पांव मूव किया था क्या? नहीं किया था। जैसे वो आगे वाला पांव रखा, पीछे वाला पांव उठाया, जब पीछे वाला पांव का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था तब फ्रिक्शनल फोर्स था क्या?
फ्रिक्शनल फोर्स नहीं था। मतलब जब फोर्स था तब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा था तब फोर्स नहीं था। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स? जीरो, नो वर्क इज डन बिकॉज व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग बट द फुट इज नॉट मूविंग। हाँ, अगर उसका चप्पल टूट गया होगा, घिसते हुए जा रहा होगा, तो बात अलग है कि फ्रिक्शनल फोर्स जहां पे आ रहा है वो पॉइंट स्लाइड कर रहा है। Now you see that when he is walking, there is a frictional force on his foot. But as long as the force is acting on the foot is not moving. The point of application of force is not moving. So what is the work done by frictional force? Zero. समझ में आया? No work is done by the frictional force. तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, as long as frictional force is acting on foot, there is no displacement of the foot, है ना? So no work is done. Work done is zero. Work done by frictional force is zero. क्या ये बात समझ में आया सबको? Yes. क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, अगर आपको समझ में आया तो इस केस में बताइए। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक पुली है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, हियर इज ए पुली, हियर इज ए ब्लॉक, सी ब्लॉक हैज मास m। अच्छा, और इस पुली को, इस थ्रेड को आप अभी खींचोगे तो ब्लॉक ऊपर चलेगा। यू वांट टू लिफ्ट द ब्लॉक टू ए हाइट h, इसको h हाइट चढ़ाना चाहते हो, टू ए हाइट h। ये हुआ पहला केस, जिस केस में आप किसी एक थ्रेड को खींच के ब्लॉक को उठाना चाहते हो। अच्छा, दूसरा केस, आई रिपीट, तो दूसरा केस में क्या है? दूसरा केस में, और ये केस में आपको दे दिया गया है कि दिस एंगल इज समथिंग लाइक 45 डिग्री, ऐसे करके दिया। चलिए, मैं अब क्या करता हूँ, केस को थोड़ा सा बदल देता हूँ। आई से सपोज मैं कहता हूं, आई रिपीट द सेम केस अगेन। सेम मास को उठाना है, बस अंतर क्या है? अंतर ये है कि जहां पर मैं इसको 45 डिग्री में खींच रहा था, अब कुछ दूसरा एंगल में खींच रहा हूं, से द एंगल इज 60 डिग्री। ये F1 है, ये F2 है। लेकिन इन ईच ऑफ फॉलोइंग cases, the block was slowly lifted to a height h. In which case more work is done by the force। कौन सा केस में ज्यादा वर्क हुआ है आपको बताना है। थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए, आप लोग पक्का कर सकते हो। यू कैन डेफिनेटली डू इट। दोनों ही केस में ये ब्लॉक को उठाया गया एच, इस केस में खींचे, इस केस में खींचे और उठाएगा। कैसे उठाएगा? स्लोली लिफ्टेड, इट वाज स्लोली लिफ्टेड। जस्ट ए मिनट। ठीक है, ठीक है, इट वाज स्लोली लिफ्टेड टू ए हाइट h। याद रखना, इंपोर्टेंस ये स्टेटमेंट्स का रहता है कि स्लोली लिफ्टेड का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे लिफ्ट किया गया। धीरे धीरे लिफ्ट किया गया का मतलब क्या है? मतलब इट वाज मूविंग सो स्लो कि इट वाज नॉट हैविंग एनी एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन नहीं था। कौन सा केस में ज्यादा वर्क होगा?
चलिए सोचते हैं, मिलके सोचते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन ढंग से डेफिनेशन मालूम होगा तो कर पाएंगे। पहले बताओ कि मुझे इस ब्लॉक को धीरे से उठाने के लिए, जब धीरे धीरे उठ रहा है, देयर इज नो एक्सीलरेशन, तो स्लो लिफ्टिंग का मतलब हुआ, नो एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन करेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा ना, नो एक्सीलरेशन। इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, ब्लॉक को उठा के लेके जा रहे हो, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहे हो। कोई बताएगा व्हाट इज द टेंशन हियर, व्हाट इज द टेंशन हियर? mg, द ब्लॉक इज स्लोली लिफ्टेड, ब्लॉक के पास खाली वेलोसिटी है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, कोई ब्लॉक को धीरे धीरे उठा के ले रहे हैं, तो आप कहेंगे क्या है? टेंशन यहाँ पर mg है। और आप जानते हो कि टेंशन हर जगह बराबर होता है, इधर भी हर जगह बराबर होता है, तो इधर टेंशन कितना होगा? mg। क्यों टेंशन हो रहा है? क्योंकि खींच रहा है। देन व्हाट इज f1? mg। व्हाट इज f2? mg। अच्छा, दोनों केस में बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा उसको खींचने के लिए, ये नहीं कि एक केस में ज्यादा एक केस में कम, कैसे भी खींचो बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या ये पार्ट सबको समझ में आया? नाउ पता चल गया कि हम 45 डिग्री में खींचे या 60 डिग्री में खींचे, फोर्स रिक्वायर्ड इज सेम। अच्छा बताओ, पहला केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अरे उठेगा h, तो डिस्प्लेसमेंट होगा h। दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h। हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी बराबर हो गया। क्या पूछा है? कौन सा केस में, इन व्हिच केस मोर वर्क इज डन, इन व्हिच केस मोर वर्क इज डन बाय द फोर्स, ऐसा करके पूछा है। अच्छा, मोर वर्क इज डन, वर्क डन बाय फोर्स F1, क्या फॉर्मूला है? F1 S1 cos थीटा। दोनों का F1 बराबर है, दोनों का S1 बराबर है, बाकी रह गया थीटा। क्या बता सकते हो पहला केस में θ1 कितना होगा? व्हाट इज θ1 इन द फर्स्ट केस एंड θ2 इन द सेकंड केस? है कोई बताने वाला? एनीवन कैन टेल व्हाट इज θ1 इन द फर्स्ट केस एंड θ1 इन द सेकंड केस? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वर्क डन बाय F1 एंड F2। तो F1 के चलते जब वर्क निकालेंगे θ1 कितना लेंगे? अरे बोलो, डर रहे हैं सर कुछ गलत ना हो जाए, इज्जत का नीलामी हो जाएगा। हाँ, कितना हुआ? कोई बोल रहा है दबे भैंस में 45 डिग्री, और F2 के केस में व्हाट इज द एंगल? 60 डिग्री। नहीं, पहले बताओ कि ये जो थीटा है वो क्या है? व्हाट वाज थीटा इन द एक्सप्रेशन ऑफ f डॉट s? इन द एक्सप्रेशन ऑफ f डॉट s ये f s cos थीटा था, और इसमें s क्या था? व्हाट वाज s? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट में फोर्स आ रहा है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन f एंड s। आप किसके लिए वर्क निकाल रहे हो? F1 के लिए। कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है, इधर क्यों देख रहे हो? The force is acting here, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट को देखो, ये जब तक चलेगा h, ये पॉइंट इधर कितना जाएगा? वही h तो जाएगा, है कि नहीं? तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल क्या है? जीरो। दूसरे केस में क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जीरो। तो दोनों केस में बराबर अमाउंट ऑफ वर्क होगा, वर्क डन विल बी सेम इन ईच केस। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो हम क्या कहेंगे? यस, सो वर्क डन इज सेम इन ईच केस। और कितना वर्क होगा? दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। कितना होगा? mg h cos 0, that is mg h, that will be the gain in potential energy in either case। दोनों ही केस में ब्लॉक h साइड को उठेगा, जितना वर्क होगा इतना गेन इन एनर्जी होगा, है ना? तो आप कहोगे वर्क डन विल बी सेम इन ईच केस। क्या चीजें सबको समझ में आया? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6। एक ही पॉइंट को अभी हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है। Here is a hemispherical ball। सोचो
ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसको यहां से बांध दिया गया है, इट कैन नॉट मूव। नाउ हियर इज ए ब्लॉक, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा गया है और यहाँ पे कोई एक पुली लगा है। ये ब्लॉक का मास है m और ये पुली, ये ब्लॉक को ऐसे इसके ऊपर से लेते हुए कोई फोर्स खींच रहा है। कितना फोर्स? F0 फोर्स खींच रहा है। और क्या दिया है? दिया है कि जो हेमिस्फेरिकल बॉल है इसका रेडियस दिया हुआ है। कितना दिया है? r। समझ में आया क्या? क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है इफ a constant force F0, if a constant force F0, थोड़ा सा फिगर को सुंदर कर देते हैं। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। यस, ये कांस्टेंट फोर्स है F0 है, ठीक। ए कांस्टेंट फोर्स F0, ये A है, ये B है, pulls the block from A to B, A से B तक ले लिया खींच के, ठीक है। पूछा है फाइंड वर्क डन बाय F0, कितना वर्क हुआ बाय F0 बताओ। फॉर्मूला आपके सामने है क्या? F डॉट एस और F s cos थीटा, ठीक है। ब्लॉक यहां से खींच के लोएस्ट पॉइंट से खींच के B तक ले आया इस ब्लॉक को। तो जब इसे खींचेगा ये चढ़ेगा ऐसे कुड़ुक 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 यहां तक आ गया। जब चढ़ के यहां तक आ गया, कितना वर्क हुआ बाई F0? F0 का वैल्यू आपको मालूम है, एक कांस्टेंट फोर्स है, मान लो 200 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। F0 इंटू हाउ मच वर्क किशन? F0 इंटू 2R, ऐसे, ठीक है। ये बालकिशन का आंसर आ रहा है। कोई बता रहे हैं इट इज 2F0R। एनी अदर आंसर? थिंक 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 थिंक, ठीक है। ज्यादा सोचोगे समय खा जाओगे। सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। वर्क डन बाय F0, क्या फॉर्मूला है? F0 is cos थीटा, है कि नहीं? अच्छा, F0 तो F0 है, S कितना है? S क्या है भाई? देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब आप इस पॉइंट को खींचोगे ये आगे जाएगा, कितना आगे जाने से यहां तक आएगा? जब ये सारा थ्रेड बाहर आ जाएगा। रीडिंग, जब ये सारा थ्रेड बाहर आ जाएगा तब ये आके यहाँ पे पहुंचेगा। सारा थ्रेड मतलब अगर ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है, ये लेंथ कितना है? ये R है, तो ये R है। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको आता है, दिस थ्रेड लेंथ इज √2R। तो जब हम खींचेंगे इस पॉइंट को, कितना खींचना पड़ेगा कि ऊपर आएगा? √2R। रीडिंग, तो हम कहेंगे यहाँ पे F0 तो F0 है, S कितना है? √2R, बस बाकी रह गया थीटा। थीटा कितना है भाई? थीटा इज एंगल बिटवीन F एंड S। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आपका F0 कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रहा है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन F एंड S? 0, सो यू से इट इज 0। रीडिंग, जो क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लगता है लेकिन सोचने से चीजें तो कुछ नहीं है इसमें। सो द आंसर विल बी √2 टाइम्स F नॉट R। क्या चीजें सबको समझ में आ रहे हैं? यस, सबको समझ में आ रहा है ये चीजें, सबको समझ में आ रहा है ये चीजें, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई बात। लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7,
तो हम क्या देखें, द वर्क डन बाय द फोर्स बाय ए कांस्टेंट फोर्स इज गिवन बाय एफ डॉट एस और एफ एस कॉस थीटा, ये दोनों फॉर्मूला से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाना और बताना। तो यहां पे कोई एक वाल है और यहां पे कोई एक लेडर ऐसे रखा हुआ है, ध्यान से देखना। ये लेडर का लेंथ है L, मास है M, कितना एंगल करके रखा है, थीटा एंगल करके रखा है। नीचे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर ये स्मूथ है, यहां पर म्यू कितना है, म्यू 0, यहां पर म्यू कितना है, म्यू 0, वॉल इज स्मूथ, द वॉल इज स्मूथ। ध्यान से देखना कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये वॉल इज स्मूथ, ये वॉल जो है स्मूथ है, यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या दिया है, 0, यहाँ पे म्यू 0। इन फिगर shown the ladder slowly slides, नीचे रफ है तो धीरे 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 फिसलते 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 नीचे गिर गया। slowly slides from the position shown in figure shown, from the position shown till it falls on ground। क्या दिया है, wall is smooth, wall is smooth and wall is smooth and floor is rough। Find total work done against friction। अच्छा, वार्डन बाई फ्रिक्शन होगा कि अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा जब ये स्लाइड करेगा, पूछा है वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा जब ये फिसल रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा होगा। तो जब ये इधर को फिसल रहा है, वर्क विल बी डन बाय फ्रिक्शन और अगेंस्ट फ्रिक्शन, ऑब्वियसली अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा। कितना वर्क होगा, व्हाट इज द वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वार्डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जानने के लिए दो चीज हमें जानना है, फ्रिक्शनल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्या लोइड पॉइंट स्लाइड नहीं कर रहा है, हाँ स्लाइड कर रहा है। फ्रिक्शन ऑन लेडर, लेडर के ऊपर जो फ्रिक्शन आ रहा है, अच्छा फ्लोर के ऊपर भी तो फ्रिक्शन आ रहा होगा। व्हाट इज द वार्डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द फ्लोर। अरे जहां पे आ रहा है फ्लोर का वो पॉइंट मूव कर रहा है क्या, नहीं मूव कर रहा है, लेडर का पॉइंट मूव कर रहा है। वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द लेडर but not work is not done by frictional force or against frictional force on the floor। ये चीज है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सोचिए, आपको सोचने की पूरा मौका दिया जाता है। सोचो सोचो, you can think, yes you can think। मैं तब तक इसको साइज करता हूं, आप लोग जल्दी जल्दी सोचो और आंसर बताओ। कोई तो पक्का बताएगा आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस, पूछा है व्हाट इज द वार्डन बाय फ्रिक्शनल और अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए पहले फ्रिक्शनल फोर्स पता करते हैं। चलिए पहले सोचते हैं फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकलेगा। गो टू द सॉल्यूशन टू दिस। इसका ऊपर एक वेट आ रहा है और ये वेट कितना है, mg है, और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, फॉर इट r1, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा r2, और क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, स्लाइड कर रहा है, दिया है स्लोली स्लाइड कर रहा है,
तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी म्यू जीरो R2। अच्छा ये बात है। तो कोई मुझे बताएगा क्या, ये स्लोली स्लाइड कर रहा है मतलब कोई एक्सीलरेशन नहीं है। फॉर स्लो स्लाइडिंग देयर इज नो एक्सीलरेशन, देयर इज नो एक्सीलरेशन। सर एक्सीलरेशन होता तो क्या तकलीफ था? अरे तकलीफ था, ये अगर फिसलता ज्यादा एक्सीलरेशन में वेट के साथ साथ एक स्यूडो फोर्स भी आ जाता है ना, तो फिर हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए उस स्यूडो फोर्स को समझना जरूरी पड़ता है। अभी तो बच गए हम क्योंकि धीरे धीरे आ रहा है। अच्छा तो हम क्या कहेंगे, सिग्मा fy इज इक्वल टू 0 विल गिव यू R2 इज इक्वल टू mg, नहीं इट विल बी R2 इज इक्वल टू mg। हाँ सर समझ में आया। देन व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू R, so it is mu 0 R2, that is mu 0 mg। हाँ ये समझ में आया। नाउ अब देखो ये जब गिरेगा, कौन, ये रॉड के नीचे गिरेगा। कैसे गिरेगा? रॉड तो कुछ ऐसे गिरेगा, ये रॉड के नीचे गिरेगा, फिसलेगा धीरे 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 यहाँ पे, और रॉड के नीचे गिरेगा तो ऐसे गिरेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये रॉड जब ऐसे गिरेगा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये रॉड कितना दूर फिसलेगा? हाउ मच डिस्टेंस इट फिसल्स ऑन द फ्लोर? यही तो डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा पहले डिस्टेंस कितना था भैया? L cos थीटा। अब ये पूरा डिस्टेंस कितना है? L, तो ये कितना हो गया? L माइनस L cos थीटा। समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोअर एंड, displacement of lower end is displacement of lower end कितना है? पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस था L cos थीटा, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है L, तो हो गया L माइनस L cos थीटा। क्या सबको समझ में आ रहा है? नहीं? अरे पहले डिस्टेंस कितना था? L cos थीटा, क्योंकि लेंथ L है, ये एंगल थीटा है। अब ये पूरा डिस्टेंस कितना है? इट इज L, तो कितना फिसल गया? L माइनस L cos थीटा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। क्या लिखाएंगे फॉर्मूला? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस, क्या एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई बताएगा यहां पर हम क्या लेंगे? एंगल को क्या लेंगे? एंगल बिटवीन एफ एंड एस क्या लेंगे? एफ इधर को था, डिस्प्लेसमेंट इधर को हुआ, इट इज 180 डिग्री। समझ में आया क्या? वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज कमिंग दिस। दोनों का वैल्यू डाल सकते हैं, सिंपल सा। अगर हम सबका वैल्यू डाल देंगे तो हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा। तो हमें पूछा गया है व्हाट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए बाय फ्रिक्शनल फोर्स मिल गया, तो अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स निकालना क्या मुश्किल है? एनीवन कैन डू। कितना आया? कितना आया? फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू mg, सो इट इज म्यू नॉट mg L into 1 माइनस cos थीटा। ये cos 180 नेगेटिव है तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे? माइनस। दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। ये चीज समझ में आना चाहिए आपको। क्या कोई मुझे बताएगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स लिखने के लिए मुझे क्या करना है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना है? बस माइनस साइन को भगाना। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हुआ माइनस 40 जूल्स, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स कितना हुआ? 40 जूल्स। सो यू से इट इज ओनली म्यू नॉट mg into L into 1 माइनस cos थीटा। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? अच्छा बच्चे, तुम लोगों को वर्क चैप्टर अच्छा लगा होगा या फिर समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।